अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बराह रास्त मुतासिर हो रही है ये जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसका बराह रास्त असर हमारी मईशत के ऊपर पड़ रहा है। इस वक्त यकीनी तौर से कहा जा सकता है कि बहुत पेचीदा हालात हैं। मुआशी हालात जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही और फिर हमारे अपने जो मसाइल हैं, इस वक्त हुकूमत के पास ना फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। और मजीद देखते हैं जो एक्सेस टू फाइनेंस है, इस वक्त हमारी मौजूदा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए फाइनेंस तक रसाई इंतहाई मुश्किल है। फिर दूसरा ये कि आप एक हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में और एक ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान की करेंसी जो है वो काफ़ी डीवैल्यू हो चुकी है, डॉलर महंगा है, हमारी इंपोर्ट्स महंगी हो चुकी हैं और इंपोर्ट महंगी होने के बाद होता यह है कि हमारा जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ हमारी होती है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके और फिर हम अपनी फर्निश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने जाते हैं। तो इनपुट कॉस्ट पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शायद बिजली इतनी महंगी नहीं होगी जितनी बिजली, गैस और पानी पाकिस्तान में महंगा है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और हमारी इंडस्ट्री को जो है वो हर्ट कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमने रिफाइनरीज को डिस्कस किया था। आज ज़रा जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जहां एक अच्छी बात यह हुई है कि वो जो पहले कहा जा रहा था और हमने काफ़ी प्रोग्राम इसके ऊपर किए कि तकरीबन 1300 अद्वियात ऐसी थी जिनकी गवर्नमेंट जो है उनकी प्राइस को रेगुलेट करती थी। आपके जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों को, जबकि दुनिया भर में सिर्फ नॉन एसेंशियल प्राइसेस को जो है वो मार्केट डिटरमाइन करती है और एसेंशियल जो ड्रग्स होती हैं उनको गवर्नमेंट करती है। अब हुआ ये कि जनाब कोई काफ़ी अरसे बाद, सालों बाद, मेरे ख्याल से 12-13 साल बाद इजाज़त दी गई कि जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उनको, उनकी प्राइसेस जो है उनको बढ़ाया जा सकता है। उनकी प्राइसेस जो है वो मार्केट के ऊपर जो मार्केट मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन करेगा, जिसका एक पॉजिटिव असर ये पड़ा कि जनाब जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 25% इजाफा हुआ है। ये क्या मामलात है, इन तमाम चीज़ों के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद मिसबा साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया खालिद मिसबा साहब आपका इससे पहले के प्रोग्राम्स में कि जब ये बेनिफिट नहीं मिला था, जब ये रिलैक्सेशन नहीं मिला था, अब तकरीबन 400, मेरे ख्याल से कोई 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं फार्मा की वो 25% इजाफा हुआ। ज़रा बताइएगा ये कैसे मुमकिन हुआ सारी चीज़ें? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं उन बातों के ऊपर जो आपने अभी इब्तदाइये में कही हैं। नंबर वन, ये 10-12 साल बाद नहीं, 93 में लास्ट डीरेगुलेशन थोड़े अरसे के लिए की गई थी नॉन एसेंशियल ड्रग्स की। तो ये 30 साल बाद एक्चुअली ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया, 30 साल बाद। नंबर अच्छा। वन। नंबर टू, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 25% इजाफा हुआ एक्सपोर्ट में, वो इसलिए मुयसर हुआ कि देखें, एक्सपोर्ट इज़ एन एक्सपेंसिव वेंचर। आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपने दूसरी दुनिया के ममालिक में रजिस्ट्रेशंस करवानी है, वो एक्सपेंसिव होती है, उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, आपने वहाँ बंदे हायर करने पड़ते हैं। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतनी स्पेस हो अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जो कि आपका डोमेस्टिक यानी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है, कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई। ऑल्दो अभी तो चंद दिन ही हुई हैं डीरेगुलेशन हुए हुए नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, लेकिन लोगों ने इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये चीज कायम व दायम रहेगी, आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दी है। क्योंकि एक्सपोर्ट में भी टाइम लगता है, मार्केट में गैप अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है, दुनिया का कंपटीशन आपके साथ हो रहा होता है। हाँ। तीसरा, उसमें जो एडवांटेज ये हुआ जी कि जो आपने 146 अद्वियात की बात की, जो एसेंशियल ड्रग्स थी, जिनके हार्डशिप केसेस साल के बाद, और उसमें देखें, मैं तो सबको ही कहूंगा कि सबने मिलकर काम किया। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, इंडस्ट्री ने, मीडिया ने। जी, मीडिया का बड़ा कलीदी किरदार होता है आवाम को ये बात समझाने में कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी जो है, कि दवाई का मयसर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कीमत ऑब्वियसली जरूरी है, ये कोई नहीं कह सकता कि कीमत जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की तरह अगर अवेलेबिलिटी होगी तो एटलीस्ट मार्केट बेस्ड कीमत पे आपको चीज मिल जाएगी, एज अपोज टू कि अवेलेबिलिटी ना हो और ब्लैक मार्केटिंग और शॉर्टेजेस हों, और उसमें फिर लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, ब्लैक मार्केट भी करते हैं, और पेशेंट्स नहीं, तो बेचारे अब सफर ये ज्यादा बताइएगा करते ना, हैं। अब ये हमें बताएं डीरेगुलेशन के बाद जो आपकी समझ लें कि इन लाइन विद दी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आप नहीं बढ़ा पा रहे थे, आपने अगर उनकी कीमतें बढ़ाई
तो उनकी पैदावार पे क्या असर पड़ा, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में इस वक्त कितनी है, और फिर प्राइस भी तो यकीनन कम होना चाहिए ना, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग में बहुत फर्क था। तो अब जो प्राइसेस में भी कितनी कमी हुई, ये भी एंगल जरा डिस्कस कीजिए। देखिए इमरान साहब, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि शॉर्टेज खत्म हो गई है, दवाइयाँ अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ओवर एंड अबव द रेगुलेटेड प्राइस जो थी, ओवर एंड अबव द रिटेल प्राइस थी जो चार्ज किया जा रहा था, वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। नंबर 2, अब जो इस मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, अब जो लोग कुछ अद्वियात नहीं बना रहे थे, जिनके पास रजिस्ट्रेशन थी या नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, वो भी शुरू हो गया सिलसिला। और उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में और अद्वियात आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा, जिन जिन अद्वियात में ये मार्जिन मौजूद है कि उनमें कॉस्ट और मार्केट प्राइस में गैप मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कीमतें भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स में हम ये असर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जी हेपारिन अवेलेबल नहीं थी, स्मगल्ड आती थी, महंगी बिकती थी। इस तरह और भी कई टैगरोल और कई अद्वियात हैं जो मार्केट में क्योंकि अवेलेबल होने की वजह से ना सिर्फ एक तो क्वालिटी की दवाई मिल रही है पेशेंट को, उसको खुदा न ख्वास्ता ब्लैकमेल होकर कोई महंगी दवाई या कोई काउंटरफिट दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट से वो गायब हो जाती है जब रेगुलर सप्लाई आती है। वो देखिए फार्मेसीज भी ये काम नहीं करती कि वो बिला वजह कोई दवाई ऐसी रख लें जो खुदा न ख्वास्ता गलत सोर्स से आई हो। मजबूरी के तहत, आपको पता है, मजबूरी में हर चीज अवेलेबल हो जाती है पूरी दुनिया में। तो अगर जब ये मार्केट से रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल जब चल पड़ते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन जब चल पड़ती है और उसकी एक सप्लाई कंसिस्टेंटली आ रही होती है, तो फार्मेसी भी रेगुलर से जो दवाई लेते हैं, रेगुलरली क्वालिटी की दवाई अवेलेबल होती है और वो होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक और क्या होगा जी, इनडायरेक्टली, कि देखें जिस तरह आपने शुरू में कहा, एसेंशियल ड्रग्स की प्राइस अभी भी पाकिस्तान में कंट्रोल्ड है जिस तरह दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान में एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में 494 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ये 380 है, बांग्लादेश में तो 160 के करीब है, बल्कि इससे भी कम है। तो ऑल्दो हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है और उसमें प्राइस कंट्रोल मौजूद है, लेकिन नॉन एसेंशियल की वजह से एक सांस लिया है इंडस्ट्री ने, एक सर्वाइवल की उम्मीद पैदा हो चुकी हुई है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि लोकल अद्वियात में, जिस तरह पहले बात हुई है, कंपटीशन की वजह से और अवेलेबिलिटी बेहतर होगी और उसकी वजह से प्राइसेस मजीद बैलेंस आउट होंगी मार्केट के मुताबिक। एक बात मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा, डिवैल्यूएशन के बावजूद जी, महंगी तरीन बिजली और मार्कअप रेट्स जो आपने जिक्र किया है, उसके बावजूद पाकिस्तान का अभी भी कंपैरिजन करें तो दुनिया में अगर 200 ममालिक हैं तो हम कम से कम 150 या 170-80 मुल्कों से ज्यादा सस्ती दवाई यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया के लोग एग्जाम्पल जरूर देते हैं, लेकिन एक चीज हमें इंडिया में याद रखनी चाहिए, तकरीबन 90% खाम माल उनका लोकल बनता है और हमारा तकरीबन 90% इम्पोर्ट होता है। हम उसके बावजूद सस्ती दवाई दे रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से, और ना सिर्फ सस्ती दे रहे हैं बल्कि क्वालिटी की भी दे रहे हैं, क्योंकि उसी वजह से 25% एक्सपोर्ट बढ़ी है। लेकिन हम ये भी तो कई दफा लगाया जाता है इसका मतलब है तमाम मसाइल हल हो गए आपके सेक्टर के फार्मास्यूटिकल का। कौन से इस वक्त जो इश्यूज हैं बड़े, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा इशू गालिबन यही था आपका डीरेगुलेशन के हवाले से। तो देखें इमरान भाई, 2 मेजर इश्यूज थे और उसमें पहला इशू प्राइसिंग का था, जिसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो डीरेगुलेशन फाइनली 30 साल बाद हो गई है, जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी कई साल पहले हो चुकी होगी। नंबर 2 पार्ट इसका है एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसिंग। उसमें हमें प्रॉब्लम जरूर है एज अ सेक्टर, बिकॉज उसमें अंडर लॉ 7% यानी 7 एक टाइम इंक्रीज आपको मिलेगी। 7% जुलाई में अगस्त में जाके ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, लेकिन उसमें ये है कि 7% इनफ नहीं है। तो वो हमारी डिमांड ये है कि वो 7% को भी, ये नहीं हम कह रहे कि 50% कर दिया जाए, लेकिन उसको 15% या कोई ऐसा रैशनल दिया जाए कि कंसिस्टेंटली एसेंशियल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी में भी कभी कोई इशू ना आए। और दूसरा जो सबसे मेजर इशू एक पेंडिंग है और इसको गवर्नमेंट में वेरी हाई लेवल पे टेकअप हुआ है, वो है ड्रग एक्ट 1976 की तरमीम। क्योंकि 1976 का तकरीबन 50 साल होने वाले हैं उस ड्रग एक्ट को, और 50 साल में वो ड्रग एक्ट आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। मेरे से किसी ने पूछा कि जी ड्रग एक्ट कितना पुराना है, मैंने कहा जी मेरी उम्र 47 साल है, तो मेरे से ज्यादा पुराना है और कभी चेंज नहीं हुआ। मैं काफी चेंज हो गया हूँ उस अरसे में। तो वो एक हमारी जरूरी रिक्वेस्ट है कि उसमें जो, और उसमें मेन हमारी क्या है रिक्वेस्ट उसमें कहीं है, लेकिन मेन जो पूरी दुनिया में हो रहा है कि जो आउट ऑफ स्पेक दवाई होती है, जैसे सब स्टैंडर्ड भी हम कहते हैं पाकिस्तान में, यानी जो अपनी स्पेक मीट नहीं करती, अगर उसमें 10 गोलियां पैक होनी चाहिए उसमें 9 पैक हो जाती हैं, अगर उसमें 120 ml सिरप होना चाहिए तो 100 ml पैक हो जाता है, अगर उसमें उसका pH 5 से 7 होना चाहिए तो 7.5 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, जिसका दवाई की क्वालिटी पे, दवाई की एफिकेसी पे किसी किस्म का कोई असर नहीं है, ना इंसानी सेहत पे कोई असर है। उस पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अंडर द ड्रग एक्ट 1976 इसको ड्रग कोर्ट भेज दिया जाता है, और ड्रग कोर्ट भेजने में भी चले हर्ज कोई, अनफॉर्चुनेटली सीआरपीसी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे सेटअप हुआ हुआ है, व्हिच मींस वहां आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है, जबकि ये जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग एरर है। उस पे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमने देखा कि ऐसे में पाकिस्तान में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको पेनलाइज किया गया था। ये बड़ा मशहूर वाकया था गालिबन पिछले, देखें जी जीएस के अनफॉर्चुनेटली कंपनी का आया था। अब देखें उसमें ज्यादती इस तरह है
कि हाँ, कंपनी हम ले लें जिनका हमने नाम लिया, फॉर एग्जांपल हम बार बार नाम नहीं लेते, हाँ, अगर उन्होंने 40, वो पाकिस्तान में पिछले 77 साल से हैं और उन्होंने पाकिस्तान में इतनी क्वालिटी की अद्वियात पिछले डेकेड्स में दी हैं, करोड़ों अरबों की पैक्स बिक चुके हैं, 24 करोड़ हमारी माशाल्लाह आबादी है, तो क्या उसकी एक दवाई आउट ऑफ स्पेक हो जाएगी तो खुदा ना खास्ता हम जेल भेज दें? तो सही, ये एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग एरर है देखें, और कई वजूहात से हो सकता है ओके, मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऊंच नीच होगी, हो हल्की फुल्की हो सकता है, ठीक, क्वालिटी टेस्टिंग में होगी, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, और टेम्परेचर वेरिएशन, बट इसका नुकसान नहीं है इंसानी सेहत पे। पूरी दुनिया में इसमें क्या होता है, अच्छा, रिकॉल किया जाता है, नहीं ठीक है, रिकॉल अब करके आपका पॉइंट आ फ्री गया। रिप्लेसमेंट दी अब जाती है। सर जी ये बताइए कि इस वक्त जो की हो रही है, जाहिर है कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके 90% आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और डॉलर रुपी पैरिटी भी आपके सामने है। फिर दूसरा ये कि ट्रेडिंग के हवाले से, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो या फिर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भी इस वक्त ऑन बोर्ड आ चुका है पाकिस्तान सिंगल विंडो में। इससे कितना फर्क पड़ा है खालिद साहब? देखिए, इसमें जी हमारा अभी जो फर्स्ट एक चैप्टर इसके ऊपर आ गया, विच इज इम्पोर्ट परमिट एक इशू करती है ड्रैफ्ट, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। कोई भी रॉ मटेरियल जब आपने मंगाना होता है उसका 2 साल के लिए एक लाइसेंस इशू करती है ड्रैफ्ट, वो अब पीएसडब्ल्यू के थ्रू आ रहा है। उसका ये फायदा जरूर हो रहा है जी कि पहले हम ड्रैप से लेते थे लाइसेंस, फिर उसको हम अपलोड करते थे वीबॉक में, कस्टम में। अब वो चीज खत्म हो गई है, वन विंडो से लाइसेंस इशू होता है, ऑटोमेटिकली वो लाइसेंस अपलोडेड होता है, आपको बार बार उस लाइसेंस को अपलोड करने की अब हर कंसाइनमेंट में जरूरत नहीं होती। यूं करते करते ड्रैप का एग्रीमेंट हुआ हुआ पीएसडब्ल्यू से कुछ तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी जब नई जिद्दत आती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों का लर्निंग की प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन थैंकफुली जी उसमें एक एडवांटेज ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ओवरलैपिंग इसमें कर रहे हैं कि जब तक पुराना सिस्टम के लाइसेंस मुकम्मल तौर पे एक्सपायर नहीं हो जाते, वो कम्प्लीटली नए सिस्टम पे शिफ्ट नहीं हो रहे, लेकिन इसका फायदा होगा। लेकिन दुआ इसमें ये है जी हमारी टेक्नोलॉजी के हालात आपको पता है, बीच में गवर्नमेंट ने वो इंटरनेट के ऊपर भी पाबंदी कुछ लगा दी थी। अगर वो चीजें साथ साथ चलेंगी तो फिर कल को अगर हमारी डिपेंडेंस थ्रू पीएसडब्ल्यू टोटल होगी तो अगर इंटरनेट होगा तो ये काम चलेगा, नहीं अगर इंटरनेट में कुछ सख्ती होगी या बंद किया जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो काम और बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज की एहतियात ऑब्वियसली एक हमारे मुल्क के हालात देखते हुए जरूरी है कि इसको लेके आगे चलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मिसबा साहब इस वक्त हमारे साथ। अच्छी बात जो पाकिस्तान में इस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब फार्मा सेक्टर के अंदर जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया। तकरीबन 30 साल बाद उनकी प्राइसिंग जो है वो मार्केट के अपने हाथ में आई, मार्केट मैकेनिज्म जो है वो उसको तय करेगा। और जो इस वक्त नॉन एसेंशियल ड्रग्स जिनकी लिस्ट पाकिस्तान में 494 जो अद्वियात इसमें शामिल हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल हैं। इंडिया में ये 384 है, बांग्लादेश में 120 और श्रीलंका में 60 अद्वियात या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसेंशियल के अंदर आते हैं। तो अब किन लाइंस के ऊपर काम होना है, क्योंकि अगर एक अच्छा एक हेल्दी क्वांटम इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 25% इजाफा हुआ है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, तो अल्टीमेटली एक यही रुझान होना चाहिए और यही एक एम होना चाहिए कि जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको पूरा करते हुए उसके बाद पाकिस्तान से अद्वियात जो हैं वो एक्सपोर्ट करें और फिर हम डॉलर अर्न करने के सोर्स बनाएं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन का जो मामला है ये सितंबर में भी जारी रहेगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि जनाब वो जो सबमरीन केबल है उसको जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है या फिर उसके जो इस वक्त काम चल रहा है उसके ऊपर मरम्मत का, उसमें 1 आध महीना लगेगा। इस बीच में कितना प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को और कौन कौन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, इसका जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तकरीबन 1 महीना हो गया पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन इस वक्त जो है वो इशू अपनी जगह पे मौजूद है। कभी उसमें फायरवॉल की तनसीब की बात की जाती है, कभी वेब मैनेजमेंट सिस्टम उसकी अपग्रेडेशन की बात की जाती है और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो सबमरीन जो है उसमें जो तकरीबन 7 के करीब केबल्स थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली कनेक्ट करते हैं, उसमें से 2 केबल जो हैं वो ख़राब हो गए थे, उनमें प्रॉब्लम था, तो एक केबल जो है उसको दुरुस्त कर लिया गया है और दूसरे के ऊपर काम जारी है जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक यानी पूरा सितंबर इसी तरीके से जाएगा। ये अब तक की इत्तलात हैं। कन्फ्यूजन इस वक्त बहुत बड़ा है और इस वक्त जो है वो जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि जो वीपीएन इस्तेमाल कर रही है पूरी कौम, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें। बहरहाल इस वक्त हम बात करेंगे शहजाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं विस्पैप के, दैट इज वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या सही, क्या खबर है, क्या गलत है, ये हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ? सबसे पहले तो आप सबको विस्पैप की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम।
और हो यही रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ें जो हाइड करना चाह रही थी वो किसी तरीके से अवाम तक पहुंच गई, जो कि बाद में मुख्तलिफ बयानात में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बयानात आते रहे उसमें वो अयां भी हो गई। हाँ। लेकिन फिर वही बात जो है वो फाइबर पे डल गई, जो कि जून से बंद है, और ज़्यादा इंटरनेट का मसला जो है वो अगस्त में आना शुरू हुआ है। हाँ। और फिर वही बात के 2 फाइबर्स कट गई, फिर एक बयान आया कि 3 अब हो गई हैं, फिर एक बयान आया कि अब 2 ठीक हो गई हैं, अब एक ठीक होगी, अब एक रह गई है। और वो कहते हैं ना कि जान छुड़ाने के लिए अभी वो सितंबर पूरा जो है वो इसी सिस्टम में जो है वो डाल दिया गया है। अब देखें क्या हकीकत है और क्या जो है वो चीज़ें नहीं, हो रही इस हैं। बीच में ये जो बात की गई कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया और 183 एप्लीकेशंस जो हैं उनको ब्लॉक भी कर दिया गया, और ये वो एप्लीकेशंस थी या वेबसाइट्स थी जिनकी वजह से जो सार्फिन का पर्सनल डेटा था, मालूमात थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, वो जाहिर हो रही थी, तो उनको ब्लॉक किया गया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब PTA जो है वो आपके इस तरह की मालूमात को ब्लॉक करने में या मॉनिटर करने में वो एक खुद मुख्तार इदारा हो चुका है, उसके पास ये सलाहियत आ चुकी है। क्या सही है? देखिए, गवर्नमेंट के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की तमाम गवर्नमेंट जो हैं ये इनिशिएटिव्स लेती हैं इस तरह के ना अपनी पब्लिक को सिक्योर करने के लिए। तो अगर तो ये बात सिर्फ सिक्योर करने तक है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बात जो है वो जिस तरह से हमारे कुछ प्रोग्राम्स में ये चीज़ें डिस्कस हुई कि ये शायद एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ मामलात के हवाले से एक एक्शन है, तो ये थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा आवाम के लिए भी परेशान कुन है। तो वो तो चीजें आपको पता है, सारी चीजें भाई साथ-साथ देखिए, चलती हम रहती तो हैं। ये कुछ कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की सरहदें उनकी हिफाजत जरूरी है, तो पाकिस्तान की जो साइबर स्पेस है उसकी हिफाजत भी इंतहाई जरूरी है। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप 3G नेटवर्क के ऊपर या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप फायरवॉल भी लगा दें और फिर आप 5G के ख्वाब देख रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये बड़ा मिसमैच है पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं कि जनाब ये काम जो है, काम सही था, लेकिन नीयत सही थी, लेकिन गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें ये चीज़ देखने वाली है, जो मेन चीज़ है वो यही है कि फायरवॉल्स तो हर जगह लगती हैं, हम लोगों ने भी अपने नेटवर्क्स पे लगाई होती हैं, वो होती हैं आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो बीच में जो आपकी डेटा यूजेज जो है वो डिक्लाइन कर गई है, 30-40% डेटा डाउन हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहे, मैसेजेस नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो वो 10-10, 15-15 मिनट बाद जा रहे हैं। और कुछ दिनों में तो मैंने ये भी देखा है कि वो 3-3, 4-4 घंटे बाद मुझे रिप्लाईज आ रहे हैं कि वो जी आपका मैसेज मुझे अभी मिला है। हाँ। तो ये चीज़ें जो थी ये थोड़ी सी परेशान करती हैं। वैसे तो ज़ाहिर है अगर वो बॉर्डर सिक्योर है, हमारा इंटरनेट वाला बॉर्डर सिक्योर करना ज़रूरी है, वो तो बात ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या पब्लिक की जो एक वर्क स्पेस है उसको तो सिक्योर करते हुए उसको मतलब बचाना भी तो चाहिए ना, ताकि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं अब वो बेचारे अलग डिस्टर्ब हैं। जो आपके VPN यूज करते थे, अभी वो आपने रिसेंटली खबर भी सुनी होगी कि VPN रजिस्टर करना शुरू कर दिए हैं। तो बात तो फिर वही आ गई फायरवॉल वाली सारी, कि फायरवॉल लगी और फायरवॉल ने डेटा जो है वो आपका ब्लॉक कर दिया, या उसकी कैपेसिटी का इशू था, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम था, वो अगर गवर्नमेंट हमें पहले ही इन टाइम बता देती, एक टीवी पे आके बयान दे देती कि जी ये काम हो रहा है, 10, 15, 20 दिन, 50 दिन लगेंगे, आप लोग जो है वो तसल्ली से काम करें, या वीकेंड कर लें, या ऑफ कर लें, या पिकनिक पे चले जाएं, काम को फिलहाल ब्रेक ले लें। तो ये चीजें अगर वो करते तो इतनी फरागत किसे है भाई, ये बताइए। अच्छा, इस पूरे इशू के हमारे जो इंटरनेट ट्रैफिक है, इसके ऊपर क्या असर पड़ा है? और ये कहा जा रहा है कि 6400 टेराबाइट तक महदूद हो गया। ये कुछ है स्पेसिफिक नंबर्स आपके पास? इसमें अब जो इन्होंने डाटा केबल्स की जो बात की है, जो एक डाटा केबल जो भी इन्होंने कहा है कि उसका पूरा महीना जो है वो स्टोर होने का चांस नहीं है, वो डाटा केबल जो है वो जून से डाउन है। और जून से वो डाटा जो है वो ऑलरेडी वो दूसरे फाइबर्स के ऊपर शिफ्ट हुआ है। लेकिन मसला फिर वही है कि अब वो डाउन है तो वो इंटरनेशनल एक उस टेरिटरी में आता है, या इनका कंसोर्शियम है, जो भी इनके मामलात हैं, तो वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा। उसमें सुनने में ये आ रहा था कि उसकी एक साइड जो है वो तो इनको आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन जो उसकी टूटने के बाद दूसरी साइड है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। ये सुनने में आ रहा है, इसमें हकीकत क्या है ये तो आपको बेसिकली डेटा ऑपरेटर ही डायरेक्टली बता सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये है SMW4
केबल, सबमरीन केबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डिटेक्ट शायद नहीं हुआ, या इसमें कहा जा रहा है कि सितंबर पूरा लग जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाके होगा, ये पर्टिकुलर ये है। और जो हमने बना चुके हैं, जो सही हो चुकी है, जिसपे वो AAE-1 ये सबमरीन केबल, ये आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरी चीज ये है कि क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं ये समुद्री तूफान और ये मॉनसून और ये सारी चीजें, ये जो क्योंकि समुद्र में फाइबर ट्रेवल कर रही होती है, तो वो उसके जो मौसमी असरात हैं वो उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो शिप्स बड़े बड़े ट्रैवल करते हैं वो बुरे मौसम में तो डेफिनेटली वो वहाँ जाके उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सितंबर का महीना उन्होंने उसको फोरकास्ट किया हुआ हो कि मौसमी हालात जो है उस तरह के नहीं है कि वो उस वक्त पहुंचा जा सके। ठीक, अब जरा इसके असरात पाकिस्तान के किन किन सेक्टर पे कितने, फिर हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं और हमारा एक बड़ा बिजनेस जो है इससे वाबस्ता है, ट्रेडिंग का है, हेल्थ केयर का है, एजुकेशन का है, फाइनेंस का है, बैंकिंग का है, ये सारी इक्तिसादी और मुआशी सरगर्मियाँ इस वक्त जो है वो महदूद हो गई हैं बहुत। और तकरीबन कहा यह जा रहा है कि कोई $300 बिलियन का नुकसान इस वक्त हो चुका है। इसकी इंटेंसिटी आगे कितनी बढ़ सकती है? शहजाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। शहजाद अरशद साहब, ये बताइएगा कि अब आप वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन, जो पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है, और जाहिर है कि अब हम 5G की बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि हमें अल्टीमेटली वहाँ पर जाना है, तो पूरी दुनिया को ये मैसेज किस तरह का जाता है? जो बाहर इन्वेस्टर्स बैठे हैं, किस तरह का मैसेज जा रहा है पाकिस्तान से? देखिए, टेलीकॉम के हवाले से तो एक साइड रह गई, लेकिन जो वैसे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि ये तमाम फील्ड्स, अभी आपने कुछ चंद फील्ड्स का नाम लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी की तमाम फील्ड्स जो हैं वो इस इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। चाहे वो हमारे बच्चों के स्कूल्स हों, ठीक है, चाहे वो हमारे वर्क एनवायरनमेंट हो, वो सारी ऑनलाइन चली गई हैं, ठीक है, हमारे बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए हैं हर किस्म के। इवन आपने खाना भी मंगाना है तो ज़ाहिर है आप एप्लीकेशन से उसको ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन कैब्स और ये फूड बिजनेस, ये तो बड़ा फ्लरिश हुआ था पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि अगर ये इंटरनेट में इसी तरह के हालात और फ्यूचर में अगर आप समझते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल ना किया गया, तो ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं या इस तरह की कंपनीज हैं जो ये प्लान करती हैं पाकिस्तान में आने के लिए और इस तरह का हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव जो है वो इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। इवन जो हमारे ये फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं फाइबर वगैरह की तरह फ्रीलांसर्स की, तो वो बेचारी जो वर्कफोर्स है सारी वो घबराई हुई है कि अभी इसको कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि फाइबर की तरफ से भी आपने रिसेंटली वो एक उनका मैसेज देखा होगा कि हमने अपने पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनका डाटा को अनअवेलेबल कर दिया टेम्परेरली, क्योंकि उनका इंटरनेट जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था और वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रॉपरली इन टाइम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से अगर आप फर्दर मजीद आप उसको देखते हैं या ऑनलाइन जो काम करते हैं, जो व्लॉगर्स हैं या जो आपके इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो सारे जो हैं वो इसी तरह डिस्टर्ब्ड हैं। तो अगर ये इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चीज़ें सारी सिक्योरिटी अपनी जगह एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कम से कम कुछ जो इस तरह के मामलात हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, उसको थोड़ा वाइट लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर और किया जाए। अच्छा, हम तो एक तो आम पाकिस्तानी जो है वो परेशान है, सभी इससे परेशान है, लेकिन पाशा हुआ पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन या फिर विस्पैप जो आपकी है, आप लोग तो बराह रास्त स्टेक होल्डर्स हैं, तो हुकूमत आप लोगों को भी कोई फॉर्मल जवाब नहीं दे रही, इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया हुआ किसी को? बस ये जो चीज़ें भी आ रही हैं मीडिया में आप लोगों के तवसत से और वही हमारे तक भी पहुंच रही हैं, या कुछ जो उनके अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या वजीर वगैरह के जो बयानात आ जाते हैं वो तो ये कहते हैं जनाब वो वीपीएन जो है वो पूरी कौम इस्तेमाल कर रही है तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, वो तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता। वीपीएन देखें किसी भी सर्विसेज को, बास ऐसे हैं जो कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका आज टीवी ही है, उनका एक अपना इंटरनल नेटवर्क है। आपके साथ कोई भी बंदा अगर बाहर से कनेक्ट होगा तो उसको आपको उस इंटरनल नेटवर्क के ऊपर लाना पड़ेगा, और उसको लाने के लिए आपको उसको वीपीएन क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो कोई भी अगर बड़ी कंपनी है बाहर में जो कि यहाँ से वर्कफोर्स को यूज कर रही है, तो उसको वीपीएन तो इस्तेमाल करना है। तो अब इसमें ये तो हो नहीं सकता कि पूरा पाकिस्तान जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करना शुरू हो गया हो। हाँ, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि चलो लोड बढ़ गया होगा, लेकिन वो 20% या 30% इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो बंद हो जाए। तो वीपीएन जो है वो उसको इसके वजह करार देना जो है मेरा ख्याल है मुनासिब। ओके, ठीक है, चलें, ये मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हल भी हो जाना चाहिए। व्हाट अबाउट 5G? क्या इसमें कहा जा रहा है दुनिया इस वक्त 5G के ऊपर है, और पाकिस्तान में जो आपका डेटा ट्रांसफ़र जो है वो बहुत से हमारे बड़े बड़े शहरों में, गांव में, देहात में, और मैंने तो जाके देखा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मशीनरी है और वो नहीं चल पा रही थी वहाँ पर, वो थंब इम्प्रेशन वगैरह जिसके बायोमेट्रिक वगैरह नहीं हो पा रहे थे। तो अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसके ऊपर आपकी क्या व्यू है कि कब हालात बेहतर हो सकते हैं हम 4G 5G के ऊपर पूरा पाकिस्तान? क्योंकि हम ख्वाब तो ये भी देखते हैं ना कि ईवीएम के ऊपर हम इलेक्शन कराएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका जायजा निकालें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक, तो अभी हम इंटरनेशनली तकरीबन 4G को भी कवर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो 5G तक तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी काफी दिन लगेंगे। लेकिन चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले, कुछ इंटरनेट का डाटा की कैपेसिटी को इंक्रीज कराए। अभी आपको, जैसे आपके नॉलेज में होगा, चाइना से हम लोग कनेक्टिविटी बना रहे हैं पीस केबल के थ्रू वाया बॉर्डर, ये जो नॉर्दर्न एरियाज है। तो अगर वो भी हो जाती है, उसके अलावा जो हमारे मजीद कुछ डाटा की जो सर्विसेज, जिस तरह नहीं, ये आप चाइना वाली जो बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जो सैटेलाइट वगैरह गया था उसके हवाले से बात हो रही थी, ये आप उसी को रेफर कर रहे हैं? नहीं, ये फाइबर ऑप्टिक डिप्लॉय हो रही है जो कि चाइना से हमें कनेक्ट करेगी। अच्छा। वाया समंदर नहीं होगी, ये वाया बॉर्डर होगी, वाया ये नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू जाके। तो उससे ये कि हमारी कैपेसिटी में इंक्रीज होने के चांसेस हैं। प्लस गवर्नमेंट ने जैसे अभी रिसेंटली आपको एक बयान भी जारी किया कि 3-4 केबल्स जो हैं वो मजीद हम पाकिस्तान में कनेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये कि पब्लिक का पहले जो है ना, मेरे ख्याल थोड़ा सा इनको देखना चाहिए, पब्लिक को सिक्योर करना जरूरी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अरशद, चेयरमैन वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ मौजूद थे, और इनका भी यही कहना है कि जनाब हुकूमत को इतना बड़ा अगर वो चेंज कर रही थी, ऐसी कोई तब्दीली लेकर आ रही थी, चाहे वो फायरवॉल जो है वो लगाने की बात हो, या फिर वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी अपग्रेडेशन की बात हो, या फिर जो अंडर वाटर जो केबल्स हैं उनकी मरम्मत, इसमें स्टेक होल्डर्स को पहले एतमाद में लिया जाना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त ख्वाब देखे जा रहे हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री 5G के, और सूरत हाल हमारे सामने के जिसमें पाकिस्तान जिसकी बात की जाती है कि जनाब अब हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर इंटरनेट जो कि तमाम बेस करता है ये पूरी तमाम जिद्दत इस इंटरनेट के ऊपर, अगर उसी के हमें मसाइल दो चार होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक सवालिया निशान है, और इसका जवाब आने वाले प्रोग्रामों में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।